हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि खून, सबका खून एक है। और आपने डायलॉग भी सुना होगा कि नाना पाटेकर का, कि वो काट करके ये कहता है, देखो ये रंग लाल है, ये लाल है, देखो इसको मिक्स कर दिया, अब छांट दे, बोल तेरा कौन सा, तेरा कौन सा। तो अब वैज्ञानिक जो कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं, ठीक है, और बहुत 100 साल से ऊपर हो गई ये चीज़ों को। लगभग 125 साल हो चुकी हैं इन चीज़ों को आए हुए। और अब हम ऐसे कह नहीं सकते कि एक रक्त है। तो रंग एक होता है लाल, इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी का रक्त एक होता है। ध्यान रखना, सभी का रंग लाल जरूर होता है, लेकिन सभी का खून अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में सबसे पहले एक बताया, एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, जिसका नाम था लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने लगभग 1902 या 1901 के समथिंग ये बताया कि सभी का जो रुधिर है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। और उसने, यानी कि आप लिख दीजिए यहाँ पर, पॉइंट बना करके लिख दीजिए। पहला पॉइंट कि जो रक्त समूह की खोज जो है, रक्त समूह की कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, कि रक्त समूह की जो खोज है वो की थी किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो रक्त समूह की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और ये की लगभग 1902 या 1901 के समथिंग। तो 1902 लिख सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन का काम होता नहीं है, वर्षों से कार्य करते रहते हैं। तो कई किताबों में 1901 मिल जाएगा, कई में 1902, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इस लैंड स्टीनर ने ये बताया कि जो हमारा मनुष्यों में जो रक्त पाया जाता है वो एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार का होता है भाई। इसने 3 प्रकार का ही बताया था भाई, ध्यान रखना। और इन्होंने 3 प्रकार का जो है रक्त को बांटा। पहला जो रक्त था ग्रुप, उसका ए ग्रुप कह दिया, दूसरे को बी ग्रुप कह दिया, और तीसरे को कहा ओ ग्रुप। ठीक है, तो इसे शून्य ग्रुप भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन बाद में एक रक्त ग्रुप का और, यानी कि एक, यानी कि ए बी ग्रुप जो होता है, ए बी, क्योंकि देखो 4 ग्रुप होते हैं वैसे तो ए बी जो चौथा था, फोर्थ, भाई 3 तो ये हो ही गए, ए बी और ओ, ये तो कार्ल लैंड स्टीनर ने बता दिए थे। लेकिन चौथा जो है ए बी ग्रुप, ठीक है, उसके बारे में एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था कैस्ट्रिलो कैस्ट्रिलो व स्ट्रूली। तो देखो ध्यान रखना कैसे याद रखेंगे, कैस्ट्रिलो यानी कि स्टील की, स्ट्रीलो यानी कि स्टील की, स्ट्रूल स्टूल, बैठने की चेयर होती है ना ऐसे। तो इसने ए बी ने ये कैस्ट्रिलो व स्ट्रूली, जो फोर्थ जो ग्रुप है ए बी, उसकी खोज की। ठीक है, तो बिल्कुल डीपली मैंने आपको बता दिया भाई। यहाँ लिख सकते हैं, कैस्टिलो व स्ट्रूलिन ने की क्या खोज। ठीक है भाई, अब ध्यान ध्यान समझना भाई क्या है, कि यहाँ पर जो विश्व में जितने भी जो लोग होते हैं, विश्व की बात कर रहे हैं भाई, विश्व में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो विश्व में 4 प्रकार के अब ग्रुप हो गए, कौन कौन से? एक तो ए हो गया, एक हो गया बी, एक हो गया आपका ए और बी दोनों, और एक हो गया ओ ग्रुप, जीरो ग्रुप। ठीक है, तो पूरा विश्व का अगर एनालिसिस करें तो 25% लोग तो ए ग्रुप के हैं, यानी कि ए जो ग्रुप है ब्लड का, ब्लड ग्रुप ए के व्यक्ति पाए जाते हैं 25, 100 में से 25 लोग तो। और 35 लोग जो रहेंगे 100 में से, वो रहेंगे बी ग्रुप वाले। और 10% लोग जो हैं वो रहेंगे आपके ए बी वाले। और 30% जो लोग हैं वो आपके रहेंगे ओ ग्रुप वाले। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, या लोगों में सर्वाधिक जो ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? तो ये तो है मैक्सिमम,
बी ग्रुप की कहेंगे भाई। मैक्सिमम तो बी ग्रुप हो गया और मिनिमम जो है वो ए बी है भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके याद रहेगा भाई, ठीक है ना भाई। तो बी और फिर ए बी तो कम पाए जाते हैं और बी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके हो गई होगी। अब ध्यान से समझना, अब आगे की बात करते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जो रक्त का जो ब्लड का जो वर्गीकरण है, रक्त का ये जो मैंने वर्गीकरण किया ऊपर 4 प्रकार के मैंने बताई हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया भाई। तो रक्त का जो वर्गीकरण है, रक्त का वर्गीकरण केवल प्रतिजन, अभी प्रतिजन क्या होता है, वैसे तो इसको एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिजन के आधार पर किया जाता है। क्या होता है प्रतिजन, क्या होता है ये एंटीजन, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ब्लड ग्रुप का जो नामांकन है, जो रक्त का जो वर्गीकरण करते हैं वो केवल प्रतिजन यानी कि एंटीजन के आधार पर करते हैं भाई, ध्यान रखना। अब क्या होता है एंटीजन, उसके बारे में लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एंटीजन, प्रतिजन जिसे कह सकते हैं, प्रतिजन या एंटीजन। एंटीजन प्रतिजन क्या होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रतिजन जो होते हैं, ये होता है क्या, तो देसी भाषा में समझ लीजिए कि ये एक ऐसे प्रोटीन की बनी हुई एक चीज होती है, एक प्रोटीन यानी कि जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। और इसके लिए ये क्या करता है कि जो भी शरीर में बाहर की चीज आती है वो भी हानिकारक, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। एंटीजन का क्या काम है कि जो प्रत्येक जो बाहर की चीजें शरीर के लिए आती हैं, बाहर की जो भी हानिकारक, कौन कौन से आते हैं भाई शरीर में बाहर की चीज, कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका वायरस है, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगई, कवक, प्रोटोजोआ, यानी कि इनसे बीमारी होती है। तो विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ ये होते हैं, ये हैं आपकी जो कई अनावश्यक प्रकार की गैसें होती हैं वो अंदर शरीर में आ जाएं, ठीक है। और कई प्रकार के जैसे कि आपके कई, जैसे आपका रक्त है और आपके रक्त के अलावा कोई दूसरे प्रकार का रक्त अगर आपकी बॉडी में आ जाए, ठीक है ना भाई, तो ये एंटीजन जो है उनके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी जो चीज आती है ना, ये विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटीन, बाहर की चीजें जब भी शरीर में एंट्री करेगी तो उनके लिए ये हानिकारक होते हैं कुल मिला के, कौन, एंटीजन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे चल करके हम एंटीबॉडी भी पढ़ेंगे जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। तो इन एंटीजनों को बचाने के लिए एंटीबॉडी का प्रयोग करता है भाई, ध्यान रखना कि एंटीजन जो है, ठीक है भाई, तो इनको बचाने के लिए यानी कि एंटीजनों का नुकसान ना हो तो इनके लिए एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। और इनके बारे में क्या होता है मामला, तो ढंग से समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में तो क्या है मामला, इसको पढ़ लीजिए कि ये जो एंटीजन जो है प्रतिजन, ये प्रोटीन का नाम भी लिख लीजिए, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं भाई, ध्यान रखना, कौन, एंटीजन, प्रतिजन। तो मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा, ध्यान रखना, एंटीजन, ठीक है। प्रतिजन मतलब एंटीजन। तो बिल्कुल नॉर्मल ये होते क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात कि ये जो होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, कि ये RBC का नाम तो सुना होगा आपने। RBC का मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ भाई। तो आरबीसी की प्लाज्मा सतह के ऊपर पाए जाते हैं। आरबीसी की प्लाज्मा सतह पर पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि आरबीसी ऐसे चक्तिकार, ऐसे प्लेट के आकार की, तो उसकी सतह पर ऐसे ये एंटीजन पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना भाई। तो ये हमने आपको जो है आरबीसी पढ़ा दिया था पहले, ठीक है भाई। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं एंटीजन, तो इनको क्योंकि समझने के लिए आगे चल कर के आवश्यकता पड़ती है, तो इनको उसने वैज्ञानिकों ने, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने नाम दे दिया था क्या, कि एक तो है बड़ा ABCD का कैपिटल A, और बड़ा ABCD का ही कैपिटल B। तो दो प्रकार हो गए, एक तो कैपिटल A और एक कैपिटल B, ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके कारण ही कि ये जो है, यानी कि एंटीजन जो है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन रक्त समूहों का निर्धारण करते हैं भाई। यानी कि ये जिसमें पाए जाएंगे उस हिसाब से पता कर रहता है, डॉक्टर ये बताते हैं निर्धारण कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये रक्त समूह का क्या करता है, निर्धारण करता है भाई, ये दोनों A और B। कैसे, अब ध्यान से समझना भाई। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूँगा आपसे कि ये दोनों कैसे पाए जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पर ले लीजिए कि जैसे जैसे आपकी ये RBC है, लाल रक्त कणिका। अब लाल रक्त कणिका के ऊपर, क्योंकि RBC की प्लाज्मा सतह पर पाए जाते हैं, बताइए भाई, ठीक है ना। अब इसकी सतह पर एक एंटीजन मिल गया, ये एंटीजन है जिसका नाम है A। तो इसमें यानी कि इस प्रकार के जो एंटीजन मिलेंगे RBC के ऊपर, उस ग्रुप का क्या नाम रहेगा, ग्रुप, ब्लड ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया जाएगा कि उसका ब्लड ग्रुप A है भाई, ठीक है। अगर RBC की सतह पर अगर एंटीजन जो है वो B प्रकार का एंटीजन हो, कौन सा एंटीजन हो, B, तो उसको नाम दे देंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो B है भाई, ठीक है ना भाई। पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो आगे चल करके दूसरा वैज्ञानिक का काम रहेगा वो, ठीक है ना भाई। तो वो ध्यान समझना भाई, ठीक है। तो वैसे तो दो वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर भी था, वो RH फैक्टर की बात करेंगे फिर आगे जा करके। देखो इधर तीसरा, अगर मैं कहूँ कि RBC की सतह पर अगर दोनों ही आपके क्या हो, एंटीजन हो, यानी कि A भी हो, मान लीजिए A भी हो और आपका B भी हो, तो उसे कहते हैं A और B दोनों, यानी कि जिसमें एंटीजन है वही नाम दे दिया कुल मिला के। RBC की सतह पर अगर A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम A है। RBC की सतह पर अगर B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम B है। A और B दोनों हैं तो AB। तो इस प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब RBC की सतह पर अगर कोई हो ही नहीं, मतलब एंटीजन है ही नहीं बिल्कुल, देखो, तो फिर इसका मतलब उसका शून्य ग्रुप भी कहते हैं या फिर O ग्रुप कह देते हैं। पहले इसका नाम शून्य था भाई, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि कैसे व्यवस्था कैसे हो गई भाई, ठीक है ना। तो जो, यानी कि आपसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तुमने कहा A है सर, तो इसका मतलब उसके शरीर में एंटीजन कौन सा है, A है। किसी से पूछा, जैसे कि राम जी लाल जी से पूछा, भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो बोले हमारा तो B है, तो इसका मतलब उसका जो एंटीजन है वो B है। किसी ने कहा A B है, तो इसका मतलब उसका एंटीजन A B है। इसने कहा O है, तो इसका मतलब उसमें एंटीजन है ही नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार जो है ब्लड समूह का, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण करता है वो एंटीजन करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं।
प्लाज्मा की सतह पे पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना भाई? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंटीजन के बारे में। अब हमको पढ़ना है एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन के ही विपरीत क्रिया वाले होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप, एंटीजन लिख दिया था ना पिछली क्लास में, पिछले उसमें प्रतिजन, और यहाँ लिख देंगे, हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी, लेकिन इसको अंग्रेजी में भी आना चाहिए, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी के बारे में क्या पॉइंट लिखेंगे? पहली बात तो वही कि ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन कौन सी प्रोटीन? ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कौन सी प्रोटीन? तो प्रोटीन का नाम अलग है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं भाई। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से? ये आपका एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। और इनका देखो एक नाम और है, प्रतिरक्षी कह दो, एंटीबॉडी कह दो, या फिर इनको आप एक चीज भी लिख सकते हैं जिसका नाम है एंटी सीरम। एंटी सीरम भी इन्हें कहा जाता है भाई, एंटी सीरम। ठीक है, आगे की अगर चर्चा करें तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये पाए कहाँ जाते हैं? वो तो आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। प्लाज्मा 55%, बाकी का 45% कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती थी। तो लिक्विड सा होता है, घी की तरह, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं भाई, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी भी। कौन कौन से? तो इसके दो नाम हैं, छोटा ए बी सी डी का छोटा ए और छोटा ए बी सी डी का छोटा बी। तो बड़े तो एंटीजन है, एंटीजन, और जो छोटे छोटे हैं वो एंटीबॉडी है, और बॉडी गार्ड है भाई ये छोटे छोटे एंटीबॉडी भाई, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। और यानी कि एक पॉइंट और लिख लेंगे कि एंटीजन के ये एंटीजन के विपरीत पाए जाते हैं, एंटीजन के विपरीत पाए जाते हैं। एंटीजन के विपरीत कैसे? कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसमें एंटीजन तो ए ही रहेगा, क्योंकि जो नाम है एंटीजन के आधार पे ही होता है। लेकिन एंटीबॉडी जो है वो आपका बी रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक आप चार्ट बना सकते हैं, कैसे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ में ये क्या लिखा है मैंने कि एंटीजन के विपरीत कैसे पाए जाते हैं ये। तो आप यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हैं, कैसे? यहाँ सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप, लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि एंटीजन, उपस्थित एंटीजन, कि उसमें कौन सा उपस्थित एंटीजन है, उपस्थित एंटीजन। एंटीजन का मतलब प्रतिजन, तो मैं अंग्रेजी में का ही प्रयोग करूंगा, और उसमें उपस्थित प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी उसमें रहेगी, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं क्या कि किन को वो ब्लड का डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी लिख लीजिए इसी में, जिनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, रक्तदान, जिनको
रक्तदान कर सकते हैं। और यहां लिख दीजिए जिनसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है ना भाई, जिनसे ब्लड ले सकते हैं, जिनको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट हम ले रहे हैं। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन भी ए ही रहेगा, और जिसमें एंटीजन ए रहेगा उसी का नाम ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन एंटीबॉडी उसके विपरीत पाई जाती है। विपरीत का मतलब इसमें ए एंटीजन है तो उसमें छोटा स्मॉल लेटर में छोटा बी एंटीबॉडी पाया जाएगा भाई इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, विपरीत होता है। और अगर वो किस किस को रक्तदान कर सकता है तो ये आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप तो लिख लो कि खुद को दे सकता है, यानी ए ग्रुप वाला ए को दान दे सकता है, साथ के साथ ए बी को भी दे सकता है। अब ध्यान समझना, यहाँ क्या बात मैंने कही है कि ये उन्हीं को ही दान कर सकता है जिसमें एंटीजन यही हो। क्योंकि क्योंकि देने वाला कौन है, ए, और लेने वाले कौन है, ये। तो देने वाले में एंटीजन कौन सा है, ए, और इसमें भी देख लो ये रहा ए और ये रहा ए। तो जिस संगत के लोग होंगे उसी को दान दे सकते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। मैं और आपको विशेष तरीके से नीचे ढंग से पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे और बता दूंगा। ये किससे ले सकते हैं, तो देखो ए ग्रुप वाला है तो ए से तो ले सकता है, ए कोई दे सकता है, और ये उससे भी ले सकता है, ध्यान से समझना, जिसमें कोई एंटीजन मिलता ही नहीं है, और जिसमें एंटीजन नहीं होता उसे ओ कहते हैं। ठीक है ना बेटाओ, तो ये हो गया ओ। अच्छा, ऐसा क्यों कि जिस जैसे ए है, ए ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है, या तो ए को दे सकता है और ए से ले भी सकता है, लेकिन ये ए बी को दे सकता है, ले नहीं सकता। और ये ले किससे सकता है, ये ओ से ले सकता है भाई, ओ से। तो ये कई स्टूडेंटों को दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैंने बहुत गजब की व्यवस्था की है, तो इसको भाई याद करने की जरूरत नहीं है किससे लेता है किससे देता है, ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एंटीजन जिसमें होता है, यानी कि ए एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा है, ए, और ए एंटीजन है तो ये उसी को दान कर सकते हैं जिसमें वो एंटीजन उपलब्ध हो। ठीक है, और उनसे ले सकते हैं, जैसे ए वाला तो ए से ले भी सकता है, दे भी सकता है, समान ग्रुप वाले आपस में ले दे सकते हैं। लेकिन ये फिर ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है। अरे भाई ध्यान समझो, एंटीजन अगर किसी में ए है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी ए ही होगा। अब इस ए में ए एंटीजन है तो इसमें दूसरा एंटीजन एंट्री नहीं मार सकता, नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त जम जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है भाई, ऐसी सीधी भाषा में समझिए। तो इसमें दूसरा रक्त आ ही नहीं सकता, ए में ए का ही आ सकता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला उसको, ये ए ग्रुप वाला जो है ए से ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है तो फिर ये किससे लड़ाई होगी, होगी नहीं। जैसे और भी समझिए और कैसे व्यवस्था है, ध्यान समझिए। जैसे आपका ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप है, नाम एंटीजन के आधार पर ही होता है तो बी एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसके विपरीत होता है, यानी कि स्मॉल ए हो जाएगा। तो ये किसको रक्त दे सकता है, बी वाला। अब देखो बी वाला है तो बी वाला किसको दान दे सकता है, ये उसी को दे सकता है जिसमें बी हो। अब बी किसी में होगा, या तो बी में ही होगा या फिर ए और बी दोनों में, इसमें ए बी वाले में भी बी है, तो यानी कि ये किसको देगा, या तो बी को देगा, ये इसको दे सकता है ये रक्त, या फिर ए और बी दोनों को, ये ए बी वाले को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है ना। लेकिन ये ले किससे सकता है भाई, ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ये किससे ले सकता है,
ये बी से ले सकता है भाई, क्योंकि बी से ले भी सकता है, बी को दे भी सकता है। साथ के साथ ये उससे ले सकता है जिसमें कोई एंटीजन होगा ही नहीं, ओ। तो ये वाली जो दो लाइन अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैंने इसकी व्यवस्था कर रखी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आगे अगर मैं कहूँ कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो, ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब है उसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अब जब दोनों ही एंटीजन हो तो एंटीबॉडी फिर होगा ही नहीं भाई साहब, होगा नहीं तो मतलब क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो इसका मतलब, ध्यान समझना, वो किसको दान कर सकता है भाई? तो भाई साहब ये उसी को दान कर सकता है जिसमें ए बी हो। ए बी का मतलब ये ओनली ओनली ए बी को ही दान कर सकता है। और ये किससे ले सकता है ये ए बी वाला? ये ए बी वाला उन सब से ले सकता है जिसमें ए और बी दोनों प्रकार के जो एंटीजन हैं वो उपलब्ध हों। क्योंकि ए बी दोनों है तो दो सबसे ले सकता है। देखो ए बी में, तो ध्यान समझना भाई क्या है मामला। एक तो इसका मतलब ये सभी से ले सकता है, यानी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, क्योंकि ए से लेगा तो ए भी है, बी से ले सकता है बी भी, ए और बी ए बी से, ठीक है, और ओ से भी ले सकता है, तो सभी से ले सकता है ये। क्यों? क्योंकि इनकी सारी व्यवस्था उसके पास है, संभाल लेगा इन सबको। और ढंग से समझ लेना, क्योंकि एंटीजन की बात होती है और यहाँ पर जो उपस्थित उससे, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है विपरीत परिस्थिति का अगर आ जाता है, तो इसीलिए इसको सर्व सभी से ले सकता है ये, सभी से। और इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं भाई, सर्वदाता। सर्व ले सकता है तो सर्वग्राही हो जाएगा ये, सर्वग्राही। सभी से ले तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं इसको। ठीक है भाई। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ है, शून्य ब्लड ग्रुप, तो इसमें उपस्थित जो एंटीजन है वो, क्योंकि इसका नाम ही शून्य है तो इसमें कोई एंटीजन होगा ही नहीं, और जिसमें एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी दोनों रहेंगी। कौन कौन सी? ए बी और बी भी दोनों रहेंगी भाई। और ये किसको दे सकते हैं दान? ये दान उसको दे सकते हैं जिसमें, ये देखो अब ओ है तो भाई साहब ये जो है ब्लड जो है सभी को दे सकते हैं, तो सभी को लिख सकते हैं यहाँ पे, सभी को, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं। ठीक है, तो किसी के पास अगर जाएगा तो जब एंटीजन है ही नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, तो सभी को दे सकता है, तो इसे सर्वदाता कहते हैं भाई, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ये ले किससे सकता है? तो ये सिर्फ इसी से ले सकता है, ओनली ओ वाले ग्रुप से ले सकता है। अब ये मैंने बता तो दिया, लेकिन आपको खूब तगड़ी झंझनाहट आई होगी खोपड़ी में, सर क्या बता दिया, किसको ले रहा है किसको दे रहा है, खोपड़ी खराब हो गई। तो इसके लिए मैंने एक लाजवाब ट्रिक, तो ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे ट्रिक याद रखेंगे? थोड़ा ढंग से समझना भाई ट्रिक क्या है। देखो आपके ब्लड ग्रुप कितने हैं बताओ? तो आप कहेंगे सर ब्लड ग्रुप तो 4 है। कौन कौन से हैं? सर एक तो ए है, एक आपका ए और बी 2 हैं, यानी ए है, बी है, ए बी और ओ 4 है ना भाई। तो आप इनको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना भाई। 4 ब्लड ग्रुप हैं आपके, इधर लिखो। देखो एक तो ए है, एक बी है, एक ए और बी है, और एक ओ है, यही तो है 4। इनको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से समझना। देखो भाई आपने क्या लिखा है, यहाँ ए लिख दिया, तो ए है ना वो ए से ले सकता है और ए को दे सकता है, राइट। ऐसे चिन्ह लगा दिया मैंने, ए जो है ए को ले सकता है, ए को दे सकता है, तो दोनों तरफ लगा, क्योंकि सामान वाले सामान को ले दे सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इधर की साइड मैंने लिख दिया बी, बी वाला बी से बी को दे भी सकता है और बी से ले भी सकता है। समझ में आ रहा है तीर का चिन्ह का मतलब? ये ए से बी की तरफ चिन्ह है, इसका मतलब ए जो है ना वो बी को दे सकता है। ठीक है,
और अगर दोनों साइड है तो दोनों आपस में ले दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी लिख देंगे। ए बी जो है वो ए बी को थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। ये ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, समझ में आ रहा है। और फिर बच गया चौथा ओ। तो ओ वाला ओ को दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये चीज आ गई क्या समझ में? ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर ऐसी पोजीशन कौन सी बड़ी जो आदमी टाइप का बन रहा है। देखो ये रहा आदमी। आदमी हम ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे तो बन गया ये आदमी। अब ये आदमी के ऊपर 3 युद्ध करने आ गए। अब 3 युद्ध करने आ गए तो भाई युद्ध के लिए क्या करेंगे, ये तीर छोड़ेगा, तीर। तो तीर जो है सारे तीर ऊपर की तरफ छोड़ेगा ये। तो अब ये छोड़ रहा है ओ, तो ध्यान समझना। एक तो इधर की साइड छोड़ दिया, इसको मार दिया, ठीक है, दोनों को मार दिया ना भाई। और इसको भी मार दिया, तीनों को मार, देखो ऐसे मार दिया, तीनों को तीर ऊपर की तरफ। और ये तीर भी ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, और ये तीर भी ऐसे ऊपर की तरफ। अब इससे पूरा जो है आपका क्लियर हो गया कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और ले सकता है। यहाँ से पूरा क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, लेकिन ए जो है ना वो किससे ले सकता है, तो ओ से ले सकता है। देखो ये रहा ओ से ले सकता है, लेकिन ये ए जो है दे किसको सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है ना भाई। अब प्रश्न पहला देखो, ये पहला पॉइंट के हिसाब से देखो ये किसको दान दे सकता है। तो दान दे सकता है ए, तो ए दे सकता है किस किस को, देखो ए को दे सकता है एक तो, और एक ए बी को दे सकता है। तो सबके बारे में देख, तीर जिसकी तरफ जा रहा है ना वैसी व्यवस्था होती है भाई, ध्यान समझ लेना भाई। ठीक है। जैसे आपका ए बी है, तो ए बी किस किस से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है। तो ए बी सर्वग्राही हो गया। ओ देखो ओ सर्वदाता हो गया। ओ ओ को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी और ए को भी। यहाँ से मैं तुमको है ना वो अगले पेज पे स्पष्ट तरीके से और तरीके से ढंग से समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो कैसे बनाएंगे, वापस से समझ लीजिए, जिंदगी में याद करने की दिक्कत नहीं है। ये ए लिख दिया, ए तो ए को दे सकता है और ए से ले भी सकता है। फिर बी लिख दो, बी बी को दे सकता है और बी से ले भी सकता है। और ए बी जो है ना वो ए बी से ले भी सकता है और ए बी को दे भी सकता है। और ओ से ले भी सकता है और ओ को दे भी सकता है। सारे ग्रुप खुद से ले सकता है और उसी को दे सकता है, मतलब अपने समान वाले ग्रुप को। तो ये 4 चिन्ह का मतलब तो ये आपस में ले दे सकते हैं कुल मिला के। ये तो ये बात हुई, आपस में ले दे सकते हैं। सारे तीर ऊपर की तरफ छोड़ दो, ये तीर ये लो, इसका मतलब ओ ए को दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है। फिर इधर ए जो है ए बी को दे सकता है, बी जो है वो ए बी को दे सकता है। सारे चिन्ह ऊपर की तरफ तीर लगाने हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है भाई। अब मैं पूछूं कि भाई, प्रश्न पूछ रहा हूं कि बी को रक्त कौन दे सकता है भाई। तो बी को रक्त कौन दे सकता है, तो बी को दे सकता है कौन कौन, बी को एक तो बी दे सकता है, ठीक है, और एक ओ दे सकता है बस। क्योंकि देखो ये रहा बी, और इस बी के पास कौन से तीर के चिन्ह आ रहे हैं, तो एक तो ये आ रहा है, बी दे सकता है, और एक ओ दे सकता है बस। मैं पूछूं आपसे कि भाई कि ए को कौन दे सकता है, ए को, तो ए को एक तो ए दे सकता है अकेला, और ओ दे सकता है बस। ए बी को कौन दे सकता है, ए बी को कौन कौन दे सकता है, एक ए, देखो ए बी की तरफ कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ए का आ रहा है, बी का आ रहा है, ओ का आ रहा है, और खुद ए बी का आ रहा है। सर्वग्राही हो गया ए बी। ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई ये बताओ कि जो बी जो ए है ना, ए किस किस को रक्तदान दे सकता है, किस किस को रक्त दे सकता है ये ए, तो ए दे सकता है ए बी को बस, और ए को तो देगा ही देगा।
तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए भाई। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए कि बी किसको रक्त दे सकता है, तो आप चित्र देख करके बताओ भाई। बी किसको दे सकता है, तो बी दे सकता है एक तो खुद बी को और एक ए बी को। समझ में आ गया। मैं आपसे पूछूं प्रश्न क्या, कि ए बी किससे रक्त रक्त ले सकता है। किससे ले सकता है, तो आप देखो ए बी की तरफ कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, एक तो खुद ए बी और एक बी भी आ रहा है ए बी की तरफ और ओ भी आ रहा है, यानी कि सर्व सभी से ले सकता है कुल मिला के, सभी से। तो इसीलिए ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। तो ये याद रखने का तरीका है भाई, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया होगा ये आपको, ठीक है। लेकिन कई बार यानी ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं भाई। सर्वग्राही का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब ग्रहण करना, डोनर सर्वदाता। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए थी भाई, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ये तो चलो चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन आगे चल करके लगभग 1940 यानी कि 40 साल बाद उन्होंने ये, यानी कि दो वैज्ञानिक हुए, ठीक है। एक का नाम था क्या, वही लैंड स्टीनर था खुद ही, ठीक है। लैंड स्टीनर था और एक का नाम था वीनर, ठीक है। दो व्यक्ति हुए वैज्ञानिक जिन्होंने आगे चल करके ये कहा कि भाई एंटीजन जो आपने बताए थे ना, एंटीजन दो प्रकार के थे, एंटीजन एंटीजन जिनसे नाम हुआ था रक्त का, एक तो ए था कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी छोटे वाले थे ए और बी। तो एंटीजन की बात है कि जो आपने बताई थी ना बात कि एंटीजन दो होते हैं, वो गलत बात है। एंटीजन तीन होते हैं भाई। एक को तीसरा जो एंटीजन है उसके बारे में बताया, तो इसको ढंग से लिख लीजिए क्या है बात, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर क्या, आर एच फैक्टर जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आर एच फैक्टर, ठीक है। लेकिन कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझना, कि ब्लड ग्रुप के बारे में दे करके ये पूछ लिया जाता है कि वो किसको, किस माता पिता को कैसे क्या, तो हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है भाई। कौन सा माता पिता अगर हैं तो उससे उत्पन्न संतानें कैसे कैसे प्राप्त होंगी, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है फिर, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, आर एच फैक्टर। क्या हेडिंग डालेंगे, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर बोलते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं आर एच कारक। देखो इसका नाम ही आर एच कारक है, वो कैसे, आर एच फैक्टर जिसे कहते हैं, वो क्या है मामला, कि दो वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था क्या, 1940 की मैं बात कर रहा हूँ लगभग, क्योंकि 1902 के आसपास तो ये किए थे, तो 1940 में दो वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था वही लैंड स्टीनर, ठीक है ना। लैंड स्टीनर तथा एक का नाम था वीनर, ने तीसरे एंटीजन ने तीसरे
एंटीजन, क्योंकि पहले दो एंटीजन कौन से थे, ए और बी, तो तीसरा एंटीजन की खोज की। ठीक है, तीसरे एंटीजन की खोज की, और ये जो खोज है एक बंदर में की। ठीक है, बंदर में की, जिसका बंदर का नाम है भाई ये, जिसका नाम बंदर का नाम था मकाका। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई, बंदर का नाम क्या था, मकाका रीसस। बंदर का क्या नाम है, मकाका रीसस। और इस मकाका रीसस का जो ये रीसस का जो आर एच है, इस पर ही नाम दे दिया। तो आर एच फैक्टर यानी तीसरे का जो, यानी कि वो जो तीसरा जो जो आपका एंटीजन जो खोजा, उस तीसरे का नाम दे दिया आर एच। क्या नाम दे दिया, आर एच। ठीक है, तो ये तीसरा जो एंटीजन है, तीसरा एंटीजन जिसका नाम क्या है, आर एच। तो कौन कौन से हो गए, पहला एंटीजन तो कैपिटल ए, दूसरा एंटीजन कैपिटल बी, तीसरा एंटीजन हो गया आर एच। तो ये आर एच जिसमें हो, कि जिस व्यक्ति में ये आर एच पॉजिटिव मतलब हो, यानी कि जिसमें उपस्थित हो, उपस्थित अगर किसी में है तो उसे कहते हैं आर एच पॉजिटिव। आर एच लगा करके, पॉजिटिव का मतलब है भाई उसमें पॉजिटिव ऐसे। और अनुपस्थित हो, इसमें आर एच नहीं हो, मान लीजिए अनुपस्थित, ठीक है ना भाई, तो उसे कह देते हैं आर एच नेगेटिव। ठीक है भाई, तो जिसमें पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है भाई, अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान से समझना कि ये भी पूछा जाता है कि विश्व में, यहाँ पॉइंट बनता है क्या, कि विश्व की अगर बात करें, विश्व में 85% लोग जो हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं भाई, ध्यान रखना, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें आर एच नेगेटिव की, तो सीधी सी बात है 15% क्या हो जाएंगे आपके, आर एच नेगेटिव। 15% व्यक्ति जो हैं वो आर एच नेगेटिव हो जाएंगे भाई। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में, तो भारत में लगभग 93% लोग जो हैं, 93% लोग जो हैं वो आर एच पॉजिटिव श्रेणी के होते हैं। और बाकी के जो 7% लोग हैं वो आर एच नेगेटिव प्रकार के ब्लड यहाँ पर पाए जाते हैं। 100 लोगों को अगर जांच कराएंगे खून की, तो उसमें जो ये तीसरा एंटीजन है, उसमें से 100 में से 93 में तो वो तीसरा एंटीजन आर एच जो है वो पाया जाएगा, और 7 जो है उनमें नहीं पाया जाएगा। भारत की बात है भाई, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखी जाती हैं, प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि विश्व में कितने लोग हैं, तो विश्व में तो 75, या तो पॉजिटिव वाला याद कर लो या नेगेटिव वाले याद कर लो, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव वाले याद रख लो। विश्व में तो 15% है नेगेटिव वाले, आर एच नेगेटिव वाले, और भारत में 7%, क्योंकि 7 का डबल 15 होता है, 14 वैसे तो, लेकिन आसपास याद हो जाएगा आपको। भारत में तो 7 है, लेकिन विश्व में डबल है 15। ठीक है, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले फिर 100 में से घटा दो, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके आनी चाहिए भाई, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा जो रक्त है वो किसको दे सकते हैं, क्योंकि 3 एंटीजन हो गए भाई। ठीक है,
तो जब रुधिर का जब हम किसी को लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए फिर उसकी ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, रक्त की जांच करते हैं कि उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर अभी नाम दे दिया, जैसे कि नाम दे दिया ए पॉजिटिव कह दिया ना, तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसमें ए एंटीजन के साथ साथ पॉजिटिव का मतलब जो आर एच जो तीसरा एंटीजन है वो भी है। और मान लीजिए कि बी पॉजिटिव कह दिया, तो बी पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें एंटीजन बी तो है ही, जब भी तो बी नाम पड़ा। और पॉजिटिव का मतलब जो आर एच वाला है वो भी है। नेगेटिव कह दिया बी नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि उसमें जो एंटीजन बी तो है लेकिन वो आर एच वाला है वो नहीं है इसमें। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए भी आगे की बात क्या है। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जहाँ पर सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल दाता और यूनिवर्सल ग्राही के बारे में भी आपको बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रुधिर किसको दे सकता है, कौन सा ले सकता है, वो ध्यान से समझना बातों को। तो ध्यान रखना कि जो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक प्रश्न बनता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई देखो कि कौन सा जोड़ा जो है वो विवाह के लिए योग्य नहीं है, तो अगर पुरुष आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हो और महिला अगर आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो उनका विवाह नहीं होना चाहिए। अगर गलती से हो भी जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान जो होती है, तो पहली संतान तो सही हो जाती है लेकिन दूसरी संतान जो होती है, बेबी होता है, उसमें जो है कि एक रोग हो जाता है जिससे कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिफिटिलिस। ये रोग हो जाता है जिसे शुद्ध हिंदी में गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं, जिससे बेबी की भ्रूण में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की ओर, लेकिन थोड़ा सा समझिए भाई कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान समझना, कि आर एच पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, ध्यान समझना, सारे ग्रुप की बात कर नहीं सकते थे, आर एच पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, ध्यान समझना, तो आर एच पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को, देखो पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले व्यक्ति को, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ले लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई देने वाला जो है, देने वाला आर एच पॉजिटिव है, लेने वाला भी आर एच पॉजिटिव है, तो आर एच पॉजिटिव वाला आर एच पॉजिटिव को दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है भाई। ये ध्यान रखना, यानी कि ले भी सकता है और दे भी सकता है, ये सही है अगर दोनों ही आर एच पॉजिटिव हों, रक्त देने वाला भी और रक्त लेने वाला भी। ध्यान समझना भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पर आर एच नेगेटिव हो और लेने वाला भी आर एच नेगेटिव हो, जब दोनों एक जैसे होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, आराम से आप दो, आराम से आप लो, इन दोनों ही कंडीशन आपकी सही है, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, ठीक है ना भाई। लेकिन ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर आर एच पॉजिटिव व्यक्ति हो और यहाँ पर आर एच नेगेटिव व्यक्ति हो, अब ध्यान से समझना भाई, तो आर एच पॉजिटिव वाला जो है वो आर एच नेगेटिव से ले तो सकता है भाई, आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव से ले तो सकता है लेकिन डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, लेकिन आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव को कभी भी रक्तदान नहीं करेगा। अगर कर दिया तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि रक्त का थक्का जम जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा भाई। ठीक है, रक्त का थक्का जम जाएगा, इससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी भाई। अब ये कैसे याद रखेंगे भाई, वही बात, याद रखने की तो बात है बीमारी।
तो ध्यान रखना कैसे याद रखेंगे, ट्रिक, ये वाली चीज कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक मैंने बना रखी है। क्या याद रखेंगे, धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति यानी कि पॉजिटिव वाला, कभी भी ऋणवान, ऋणवान, ऋणवान का मतलब कर्ज में, नेगेटिव नहीं बनना चाहता। कोई भी पैसे वाला व्यक्ति है वो कभी भी ये चाहेगा क्या कि उसके ऊपर कर्जा हो जाए, है, ठीक है, कभी भी नहीं चाहेगा। किसी के पास पैसा हो तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके पास मतलब वो भीख मांगता है, दर दर की ठोकरे, उसके पास पैसा ही नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब देखो, ये जो मैंने लिखा है वो ये रहा कि धनवान व्यक्ति पॉजिटिव वाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो नेगेटिव हो। देखो, नेगेटिव, धनवान वाला जो व्यक्ति है पैसे वाला वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा भाई, यानी कि कभी भी नहीं होगा ये काम। तो ये वाला जो, ये चीज जो मैंने जिसके बारे में कही है वो ये वाली है भाई। बाकी सब रेडी है, यानी कि अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज में मैं बताऊं तो देखो, आर एच पॉजिटिव वाला, आर एच पॉजिटिव, धनवान वाला धनवान को पैसा देता भी है लेता भी है। आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव, कर्जे वाले यानी कि जो दोनों एक जैसे हैं, तो कर्जे वाले को दूसरे को देता भी है और लेता भी, काम जब भी तो चलता है इनका भाई। लेकिन आर एच पॉजिटिव वाला, आर एच नेगेटिव की बात करें तो देखो, ऋणवान वाला व्यक्ति भले ही धनवान को दे दे, लेकिन ये जो धनवान व्यक्ति है ना, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पैसा जो है ऋणात्मक तरीके से, यानी कि पॉजिटिव से, धनवान से वो कभी भी नेगेटिव होना नहीं चाहेगा। तो ये वाली पोजीशन नहीं है, यानी कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड नहीं दे सकता, तो आर एच पॉजिटिव व्यक्ति जो है आर एच नेगेटिव वाले को कभी भी रक्त नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है भाई, वही एंटीजन वाले बात है, एंटीजन वाले बाहर के आ जाएंगे। ठीक है ना भाई, अब ध्यान से समझना भाई आगे की प्रोसेस, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है वो लिख लीजिए। प्रश्न ये बनता है क्या, कि यहाँ प्रश्न ये बनेगा, यानी कि आप रिमार्क डाल करके लिख सकते हैं। क्या रिमार्क डालेंगे, प्रश्न ये पूछा है, विवाह के लिए अनुप्रयुक्त जोड़ा कौन सा है। तो पुरुष की अगर बात करें, पुरुष आर एच पॉजिटिव हो, मान लीजिए पुरुष आर एच पॉजिटिव हो, और जिस लड़की को देखने गए हैं पुरुष वाले, महिला जिससे शादी हो रही है, वो अगर आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, तो जिंदगी में इनका विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप समझिए भी, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन के लिए अगर समझें तो कैसे व्याख्या कैसे कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं होना चाहिए इनका विवाह, क्योंकि वो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए पिता, किसी पिता जो है वो आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव, और माता जो है, माता आर एच नेगेटिव है, और इनका कर दिया भाई साहब विवाह, संग, पिता संग माता, इनका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन होगा, और संतान जो होगी फर्स्ट बेबी, फर्स्ट संतान वो नॉर्मल होती है बेटा वो। ठीक है, और जो संतान नॉर्मल होगी उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो पिता के अनुसार आर एच पॉजिटिव होगा भाई। कौन सा होगा, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दीजिए बट,
बट दूसरी तीसरी और भी तुम्हारी जो भी मतलब जितनी भी संतानें होंगी आगे की, तो पहली दूसरी तीसरी संतान जो है, पहली तो नॉर्मल होगी, दूसरी तीसरी की बात करें तो दूसरी और तीसरी संतान यानी आगे की जो भी संतानें होंगी, संतान की भ्रूणावस्था भ्रूणावस्था में ही मौत हो जाती है भाई। भ्रूणावस्था में ही क्या हो जाती है बेटा, मौत हो जाती है भाई। आगे क्या बात समझ में? तो भ्रूणावस्था में जब मौत हो जाती है तो इसको कहते हैं क्या, बता मौत हो कैसे जाती है कि ये जो आरबीसी होती है, तो आर एच जो पॉजिटिव जो संतान होती है, जो सभी संतान आर एच पॉजिटिव पाई जाती हैं भाई, ठीक है ना, मैंने बताया था, क्योंकि आर एच पॉजिटिव पिता के कारण है ना। तो इन संतानों को कि जो आरबीसी होती हैं, तो आरबीसी का पाचन हो जाता है कुल मिला के। ये थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में जो है समझाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। हाँ, लेकिन इस बीमारी का नाम पूछा जाता है कि ये किस कारण होता है, इस समस्या को क्या कहते हैं। पर दूसरी तीसरी संतान जो है वो भ्रूणावस्था में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस समस्या को या इस बीमारी को कहते हैं, देखो नाम कितना तगड़ा है, इरिथ्रो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये नाम है भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी में लिख दो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी भाई आपके, ठीक है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए आजकल प्रथम प्रसव जब हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से, ये इरेथ्रोब्लास्टोफिस्टलिस जो समस्या है, इस समस्या से बचने के लिए प्रथम प्रसव के बाद या प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एंटी एंटी आर एच या इसे आर एच डी यानी कि डिसमिस, आर एच को डिसमिस करने वाला, ठीक है ना भाई, या रोगम, या कितने सारे नाम है भाई देख लो, कैपिटल आई स्मॉल जी फिर कैपिटल जी का इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन का नाम है भाई एंटी आर एच कह दो, या आर एच डी कह दो, या रोंगम कह दो, या आई जी जी कह दो। इसका इंजेक्शन लगाते हैं, फिर आगे की जो जो ये इरेथ्रोब्लास्टोफिटिलिस जो समस्या है उसका अगली जो आप जो संतान पैदा करेंगे उसमें दिक्कत खड़ी नहीं करता है भाई, ठीक है भाई।
तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि मैंने सर्वप्रथम ये बताया कि एंटीजन ए और बी होता है, इनसे ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। बाद में 1940 में मक्का का रीसस बंदर में RH प्रकार का एक और एंटीजन अ, खोजा गया। फिर उसे RH पॉजिटिव जिसमें हो और जो नहीं हो RH नेगेटिव के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार इनका ब्लड ग्रुप 4 ही थे। लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में और बताया गया है किताबों में होता है भाई, ठीक है ना। तो कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप है भाई, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कुछ दुर्लभ अवस्था में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो अखबारों में आती है ना खबर कई बार कि ऐसे मानव जो विश्व में पहली बार ही मिला है, दूसरी बार ही मिला है, बहुत कम रेयर केसों में मिलता है, वो है ये। तो पहला है आपका, यानी कि इस ब्लड ग्रुप के प्रकार में पहला जो है वो है कौन सा, वो है आपका, कई नाम है इसके वैसे तो। एक तो है एच एच ब्लड ग्रुप। एच ब्लड ग्रुप कह दीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एच ब्लड ग्रुप कह दो चाहे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कह दो, बात एक ही है भाई। इसमें क्या लिखेंगे ध्यान समझना कि इसकी खोज जो है, खोज इस ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो 1952 में की गई थी। और ये बॉम्बे का, क्योंकि देखो यहाँ पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप किया ना, तो यहाँ ये बॉम्बे का एक डॉक्टर था, बॉम्बे में की थी ये, बॉम्बे में एक डॉक्टर था, डॉक्टर YM भिंडे द्वारा ये खोज की गई भाई। ठीक है, और ये बताया उसने कि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है या एच ब्लड ग्रुप है, ये 50,000 लोगों को हम चेक करेंगे, 50,000 लोगों में से एक व्यक्ति को पाया जाता है भाई ये वाला। यानी कि 50,000 व्यक्ति में से एक को ये ब्लड ग्रुप मिलता है भाई। तो दुर्लभ ब्लड ग्रुप हुआ कुल मिला के, इतनी नॉलेज इसमें सही है। ठीक है ना। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है दुर्लभ वाला, वो है आपका, उसका नाम है इनरा, इनरा ब्लड ग्रुप। ये भी बहुत कम मात्रा में मनुष्यों में पाया जाता है। तो इनरा ब्लड ग्रुप के बारे में क्या है कि इसकी खोज जो है अ, ये तो अभी हाल ही में की गई है, 3 सितंबर 2016, 3 सितंबर 2016 को गुजरात, गुजरात में एक रक्तदान चल रहा था, और उस रक्तदान का नाम था लोक समर्पण रक्तदान केंद्र। इस रक्तदान केंद्र में रक्तदान जब चल रहा था, तो इस गुजरात में जब पता चला कि एक नया ब्लड ग्रुप है, और ये जो है 2016 की बात है, ध्यान रखना। और इसमें जब ये जो नाम आपको दिया है, ये नाम जो है, इनसे तो क्या होता है, इनसे तो का मतलब तो होता है इंडिया। ठीक है, इनका मतलब इंडिया है, लेकिन RA का मतलब है जिसमें ये पाया, मरीज का नाम है भाई ये, मरीज जिसमें जिसमें ये पाया गया है ना, तो उसका नाम जो है वो
जो है आउट नहीं किया गया है, बस 2 अक्षर उसका नाम इंदिरा के नाम से उसको नया ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया भाई। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये अब तक अब तक अब तक के इतिहास में अब तक के इतिहास में अब तक के इतिहास में ओनली एक व्यक्ति, सिर्फ इसी में एक व्यक्ति में मिला है भाई, पूरे विश्व में एक व्यक्ति में मिला ये इंदिरा ब्लड ग्रुप। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। अब यहाँ मैंने चीज सारी आपको बता दी है, ठीक है, लेकिन आगे की कुछ चीजें भी बच गई है तो उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी सी चीज बच गई है तो उनको अगली क्लास लें तो एक क्लास और बढ़ जाएगी, तो उससे बढ़िया ये है कि अब इसी को यहीं निपटा दिया जाए भाई, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कि ये चीज़, एक चीज़ और है, ब्लड बैंक के बारे में भी चीज़ें पूछ ली जाती है कि ब्लड बैंक, तो आप हेडिंग डालेंगे कि ब्लड बैंक के बारे में क्या मामला है, ठीक है। रक्त बैंक जिसे कहते हैं, रक्त बैंक उसे जिसमें रक्त रखा जाता है भाई, ठीक है ना। तो रक्त को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न, रक्त को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखा जाता है। जब ब्लड को हम डोनेट करते हैं, थैली में पैक कर देते हैं ना भाई, तो रक्त को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ताप याद रखना भाई हमेशा, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखते हैं, ठीक है ना भाई। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि रक्त को ऐसे ही अगर रख देंगे तो जम जाएगा भाई, ध्यान रखना, रक्त को क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त को जमने से रोकने के लिए, रोकने के लिए प्रति स्कंदन, प्रति स्कंदन का मतलब एंटी क्लॉटिंग, प्रति स्कंदन यानी एंटी क्लॉटिंग फ्री, प्रति स्कंदन मुक्त या मुक्त कह सकते हैं, यानी कि रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रति स्कंदन मुक्त Ca++ कैल्शियम का 2+2, कैल्शियम +2 कह सकते हैं भाई इसको ना, Ca+2 कह सकते हैं ऐसे, आयनों को, आयनों को बांध कर रखते हैं। मतलब कौन, ध्यान समझना, ये बांध कर रखने का कार्य कौन करते हैं, तो इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं भाई, ध्यान रखना। तो देसी भाषा में बताऊं आपको, ध्यान समझना, कि आपसे किसी व्यक्ति से ब्लड ले लिया और ये थैली में भर दिया, तो थैली में भर दिया तो इस रक्त में Ca+2 आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन, तो ये कैल्शियम आयन हैं, ठीक है। और इन आयनों को बांध कर रखने के लिए, यानी कि ये अगर मुफ्त हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, तो रक्त जो है आपका खराब हो जाएगा, और इसको बांध के रखने में कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे सोडियम साइट्रेट है, सोडियम डेक्ट्रेट है, सोडियम फ्लोराइड है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट है, ये चीज़ें जो है इसमें मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उसको जो है ब्लड बैंक में रखते हैं, जिससे कि रक्त जो है आपका ख़राब नहीं होता कुल मिला के, ठीक है। तो वो चीज़ कौन कौन सी वो मिलाते हैं, तो वो यहाँ लिख सकते हैं आप, सोडियम डेक सोडियम सोडियम डेक्ट्रेट, दूसरा नाम है सोडियम साइट्रेट। तुम डरना मत भाई इन चीज़ों से, आप 2-4 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे, और नहीं होता है तब भी चिंता मत करो भाई। सोडियम, सोडियम ही सोडियम वाले हैं भाई, सोडियम
डेक्ट्रेट होगा, साइट्रेट होगा, फ्लोराइड। ठीक है। और लास्ट का है आपका क्या, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसको सॉल्ट में EDTA भी कह देते हैं। और ये मिलाते हैं कुल मिला के। और ये कहा जाता है कि ये जो है कि जैसे कि, क्योंकि एक यूनिट जब दान करते हैं तो ब्लड जो है वो एक यूनिट के हिसाब से दान करते हैं। तो एक यूनिट ब्लड अगर मान लीजिए आपने दान किया, तो एक यूनिट का मतलब 350 ml कहते हैं भाई। ये आपने क्या किया, दान। तो दान करते वक्त तो 350 ml माना जाता है। और अगर आप लेते हो, यानी कि ब्लड की जरूरत पड़ जाती है आपको, लेते हो अगर आप, लेते समय एक यूनिट का मतलब होता है 450 ml। अगर आप दान करते हो ब्लड का तो एक यूनिट का मतलब 350 ml हो गया। और अगर आप किसी ब्लड बैंक से अगर एक यूनिट ब्लड लेते हो तो लेते समय उसमें कितना ब्लड आएगा, 450 ml। ठीक है। लेकिन इसमें अंदर जो 50 ml जो मात्रा होती है, 300 ml, यानी कि इसमें 300 ml, इसमें 450 ml ही रक्त होता है। बाकी की जो ऊपर की 50 ml जो है, वो 50 ml मात्रा ये मिलाई जाती है, ये पदार्थ, जिससे वो जमने में दिक्कत नहीं करते भाई। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है ना। आगे कुछ पॉइंट और लिख लेंगे यहाँ पर, क्या कि रक्त को रक्त को ब्लड बैंक में रक्त को ब्लड बैंक में लगभग 40 दिनों तक रख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि 6 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए सभी जो ब्लड बैंक होते हैं उनका ऑनलाइन जो है कनेक्शन होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनको भेज दिया जाता है, ख़राब नहीं होने दिया जाता, क्योंकि 40 दिन तक ही रख सकते हैं, नहीं तो फिर ब्लड जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और एक बार में, यानी कि कुल रक्त का 10% ही दान कर सकते हैं भाई। दान कर सकते हैं, कुल रक्त का 10% ही दान कर सकते हैं एक बार में। ठीक है भाई, नहीं तो फिर वो खुद मर जाएगा कुल मिला के। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है, डॉक्टर पूरी जांच करता है, तब जा करके जो है रक्तदान किया जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि, मैंने आपको ये एक कृत्रिम ब्लड की बारे में और बता देता हूँ। कृत्रिम ब्लड, तो कृत्रिम ब्लड यानी कि आर्टिफिशियल ब्लड जो है, कृत्रिम ब्लड जैसे कृत्रिम हृदय था वैसे की खोज जो है, कृत्रिम ब्लड की जो खोज है वो की थी क्लार्क, इसने की थी क्लार्क बी लैंड ने। तो कृत्रिम ब्लड जो है, कृत्रिम ब्लड की खोज क्लार्क बी लैंड ने की थी। और इस कृत्रिम जो ब्लड है इसमें क्या है, तो कृत्रिम ब्लड के रूप में, इस कृत्रिम ब्लड के रूप में जो है किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम ब्लड के उपयोग के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो ये मैं बता दूं आपको, पर क्लोरो कार्बन का जलीय विलयन, पर क्लोरोकार्बन का जलीय विलयन के रूप में इन कृत्रिम ब्लड का उपयोग किया जाता है। फिल्मों वगैरह में जो मूवी हीरो गोली मारता है, खून ही खून बह जाता है, वो विलयन काम में
लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें सारी बता दी भाई। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और आप लिखेंगे कि जो रक्त जो है, रक्त में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो रक्त में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनकी क्या प्रकृति होती है? तो देखो, एक तो वो डिनर डिनर मोनोमर डिनर मोनोमर और पॉलीमर। डिनर, DINN, डिनर, मोनोमर और पॉलीमर तो आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, तो रक्त में ये तीनों प्रकार के ही तीनों प्रकार के हार्मोन होते हैं भाई। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि रक्त में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? ये तीनों प्रकार के हार्मोन, डिनर, मोनोमर और पॉलीमर, तीनों ही प्रकार के जो हार्मोन है वो रक्त में उपस्थित होते हैं। सिर्फ इतना ऐसा याद रखेंगे आप। ठीक है ना भाई? तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें और हैं जो कि मैं आपको, जो कि एक तो जो है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन कौन से, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी चीजें, रक्त का थक्का जमना, तो रक्त का थक्का जमने में देखो कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं, वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहले प्रश्न पूछा था किसके कारण, रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है? तो इसके कई कारण होते हैं। देखो, एक तो होता है प्रोटीन, कि प्रोटीन पूछे कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रोनोजन, कई बार बता दिया, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ। फाइब्रिनोजन, रक्त में 5 प्रकार के प्रोटीन बताए थे, उसमें एक है प्रोथ्रोम्बिन। ये दो का काम है रक्त को जमाना। लेकिन एक प्रोटीन ऐसी है, हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो जमने नहीं देती भाई, रक्त का थक्का नहीं जमने देती, जमने नहीं देती। ठीक है, और ये जो हिपेरिन जो है, इसी प्रकार का जो एक मतलब एक जौंक होता है, जौंक, तो जौंक में जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता उसे हिडुरिन कहते हैं। हिरुडिन, क्या कहते हैं? हिरुडिन कहते हैं भाई। लेकिन हम तो जमने की बात करें तो प्रोटीन, जो जमने वाले जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजन है। लेकिन कई बार एंजाइम भी पूछ लेता है, एंजाइम। तो एंजाइम में आपका थ्रोम्बो थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोक्राइमेज काइनेज जो है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? हेल्प करता है भाई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन में आपका विटामिन के। अगर धातु पूछे या आयन पूछे, धातु या आयन पूछे, तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैल्शियम प्लस प्लस, या फिर इसे Ca+2 कह सकते हैं भाई। अभी बताया तो था पीछे कि फ्री होते हैं, तो इनको जमने के लिए फिर वो जो मिलाते हैं ब्लड बैंक में, सोडियम वगैरह, मैंने बहुत सारे बताए थे वो। ठीक है ना भाई? ठीक है, लेकिन जमने की शुरुआत, सबसे पहले जमने की शुरुआत, रक्त का थक्का जमाने की शुरुआत कौन करता है? रक्त को गाढ़ा कौन करता है? कुल मिला के गाढ़ा, तो रक्त को गाढ़ा कौन करता है भाई? रक्त को गाढ़ा करता है कौन? प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद मैंने जो प्लेटलेट्स पढ़ाई थी वो। ठीक है भाई, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट। तो ये शब्द जो थ्रोम्बो है, ये आपके प्लेटलेट्स के कारण, थ्रोम्बो देखो ये रहे दोनों।
ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स इसे कहते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जो ब्लड है वो ब्लड को जमने में मदद करता है, कौन सा रक्त को जमने में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट जो है, यानी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कौन सा ब्लड को जमाता है, तो आपका रहेगा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट जिसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि हालांकि वो श्वसन का था, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ श्वसन तंत्र में कि हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है, बंधुता मतलब जो वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके जाता था ना, तो मान लीजिए 3 गैस मिल गई उसको फेफड़े में, हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, CO2 मिल गई, और नहीं O2 मिल गई, CO2 नहीं O2 मिल गई, और फिर CO2 मिल गई मान लीजिए। तो सबसे पहले वो किसको लेके जाएगा, तो सीधी सी बात है उसकी जो प्रेमिका है उसको लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन की प्रेमिका कार्बन मोनोऑक्साइड थी, फिर उसकी पत्नी ऑक्सीजन, मैंने पढ़ाया था, फिर बाद में CO2। तो ये बंधुता का यानी कि पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, फिर O2 को, फिर CO2 को। कई बार आपने देखा होगा बंद कमरे में अंगीठी, सिगरी जिसे कहते हैं, अंगीठी जलाने से व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कमरे में धुआं होगी, और धुआं का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना। क्योंकि क्या होगी, धुआं, और धुआं का मतलब ही क्या है, धुआं किसी में भी धुआं निकलती हो, उसका मतलब है CO है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड का मिलान होगा, ठीक है, तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो उससे नींद आएगी, और इतनी खतरनाक नींद आएगी, और उससे दम घुट जाएगा और मृत्यु, यानी कि CO को, इसी कारण जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना भाई, इसे दम घोंटू गैस कहते हैं भाई। कौन सी गैस कहते हैं, दम घोंटू गैस कहते हैं, जिससे क्या होती है, निंद्राकारी भी कहते हैं, निंद्राकारी, नींद आकर के, गहरी नींद में ले जा करके, मीठी मौत कहते हैं इसे कुल मिला के। ठीक है, पूरी इतनी खतरनाक नींद आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा और मौत हो जाएगी, इसलिए दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को भाई। ठीक है, इसी प्रकार रात्रि को ये कहा जाता है कि रात्रि को बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ जैसे कि बरगद है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये बड़े पेड़ की श्रेणी में आते हैं भाई। तो बड़े पेड़ के, रात्रि को बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उसमें जो ये जो CO2 गैस छोड़ते हैं वो, है ना भाई, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वैसे तो, लेकिन रात को जो है CO2 गैस छोड़ते हैं बड़े पेड़ जो हैं, जैसे पीपल और ये हैं। और जो CO2 गैस जो होती है वो क्या होती है, भारी होती है, और भारी होने के कारण वो नीचे जम जाती है। ठीक है, दिन में छोड़ी गई जो CO2 गैस वो नीचे जम जाती है, मान लीजिए कैसे भी। तो जब CO2 भारी होती है और वहाँ अगर व्यक्ति सो जाता है तो दम घुटना लगता है। ठीक है, और सांस, दम घुटता है तो उससे क्या हो जाती है, मृत्यु होने के चांस होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज़ भी आपको बतानी थी भाई। तो इस प्रकार मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, और ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाए, जिससे कि आपको, हालांकि पढ़ने में दिक्कत आएगी लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी भाई। ठीक है ना भाई, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है, कई बार प्रश्न कुछ अन्य पूछ लिया जाते हैं, कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी, जैसे कि पेनिसिलिन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पेनिसिलिन का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, इंजेक्शन आते हैं ये पेनिसिलिन के भाई। ठीक है, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का क्या किया था, आविष्कार किया था भाई। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आगे की अगर बात करें तो आगे कुछ बचा भी नहीं है, और इस प्रकार आपका जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।